हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 द मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको उसके सोर्सेस और मौर्यन एम्पायर के जो रूलर्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ाया। अशोक, इनके बारे में पढ़ाया कि अशोक किस तरीके से ग्रेट रूलर रहे हैं, किस तरीके से कलिंगा वॉर जीतने के बाद उनका मन जो है वो परिवर्तित हो जाता है और वो बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं और नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ चलते हैं। अब है आपका अशोकास धमा। धमा वर्ड जो है वो एक्चुअल में संस्कृत के वर्ड धर्मा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि धर्म के प्रति जो हमारी ड्यूटी है। अशोकास का जो ये धमा का आइडिया था वो बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज़ या फिर कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। जो बुद्ध ने जितनी भी अपनी टीचिंग्स दी थी उससे इंस्पायर होकर उन्होंने इसको, अशोकास ने ये धमा बनाया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है धमा को स्प्रेड करने में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंडिया से बाहर हो, डेडिकेट कर दी। इस धमा के जो मेन प्रिंसिपल्स थे वो यही थे कि आम जनता को जो है वो किस तरीके से शांतिपूर्वक और एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हर किसी को अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, यानी कि नॉन वायलेंस को अपनाना चाहिए। किसी भी लिविंग क्रिएचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि छोटी सी इंजरी तक भी नहीं देनी चाहिए। लोगों को आपस में प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो है एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और दूसरे धर्म के लोगों के प्रति भी जो है हमें आदर भाव रखना चाहिए। बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए और बड़ों को भी बच्चों की बात समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको डांटते रहे या मारते रहे, बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं वो भी बड़े समझें। इसके अलावा लोगों को ट्रूथफुल होना चाहिए, सच्चाई का पालन करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति काइंड रहना चाहिए, चाहे वो सर्वेंट या स्लेव्स ही क्यों ना हो। हमें उन लोगों के साथ भी बुरा ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम इन सारे पॉइंट्स में देखते हैं कि जो मोरल वैल्यूज़ होती है कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहिए, वही बात धमा के अंदर की गई। अब है आपका नेक्स्ट प्रोपिगेशन ऑफ धमा, कि किस तरीके से धमा का प्रचार प्रसार किया गया। अशोका जो खुद एक बहुत ग्रेट रूलर थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि मैं इन सारे रूल्स को फॉलो करूँगा जिससे कि आम जनता उनसे इंस्पायर हो सके, क्योंकि एक राजा अगर ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है तो आम जनता उनसे डेफिनेटली इंस्पायर्ड होगी। उन्होंने कई सारी जगहों पे विज़िट किया जहाँ जहाँ बुद्धा की लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट होती है, जैसे बौद्ध गया, सारनाथ, वो सारी जगहों पे उन्होंने ट्रैवल किया। उन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ बनवाई जगह जगह। इसके अलावा उन्होंने कई बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को जो है दूर दूर जगहों पे भेजा जहाँ पे वो बुद्धिज़्म को जो है वो फैला सके। उनके खुद के बेटे अशोक के महेंद्र और बेटी संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा जहाँ पर वो बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर सके, बुद्धिज़्म को फैला सके। इसके अलावा उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स नियुक्त करे जिनका नाम था धम्मा महामात्रास कहा जाता था। ये भी जो है धम्मा के प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करते थे और जगह जगह जाके लोगों को बताते थे कि बुद्धिज़्म उनको क्यों अपनाना चाहिए या फिर धम्मा को उनको क्यों फॉलो करना चाहिए। जो धम्मा के प्रिंसिपल्स थे वो रॉक्स पे, पिलर्स पे या केव्स पे, इनके ऊपर लिखे गए प्राकृत लैंग्वेज में, जो उस वक्त की आम जनता की लैंग्वेज थी, जिससे कि आम जनता उसको पढ़ सके और उसको फॉलो कर सके। इसके अलावा उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई, जहाँ पर पाटलिपुत्र के अंदर ऑर्गेनाइज करी, जहाँ पे वो लोग बैठ के ये डिस्कस कर सके कि किस तरीके से हम और अलग तरीके लेकर आए जिससे हम लोग बुद्धिज़्म को आगे बढ़ा सके, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो इतने सारे तरीके जो है अशोक अपनाते हैं जिसकी वजह से धम्मा को पॉपुलैरिटी मिले और बुद्धिज़्म जो है आम जनता तक फेमस हो सके। अब है आपका नेक्स्ट अशोकन एडिक्ट्स। एडिक्ट्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन के, जो मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें बताते हैं। एक्चुअल में एडिक्ट्स जो थे वो एक रॉयल कमांड थी या प्रोक्लेमेशन थे जो राजा द्वारा आम जनता को दिए जाते थे। ये रॉक्स के ऊपर जो है वो लिखे गए, चाहे वो स्टोन पिलर्स हो चाहे वो केव्स हो, इन सब के ऊपर ये लिखे जाते थे और ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे जो आम जनता की लैंग्वेज थी, ब्राह्मरी स्क्रिप्ट के अंदर। ये भी आम जनता की लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज मानी जाती थी उस वक्त, जिससे कि आम जनता आसानी से समझ सके कि राजा उनको क्या कमांड देना चाह रहा है या क्या आदेश देना चाह रहा है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ की बात करें तो वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, इस वजह से वहाँ पर जो एडिक्ट्स बनाए गए वो ग्रीक,
खरोष्टी या फिर अरामिक भाषा के अंदर लिखे गए। सबका मेन पर्पस यही था कि आम जनता बहुत आसानी से इन एडिक्ट्स को समझ सके और जो एडिक्ट्स में बातें लिखी गई हैं उसको फॉलो कर सके। इसीलिए ये एडिक्ट्स हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स इंफॉर्मेशन के बन जाते हैं। अब इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको एक और टॉपिक जो है डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वो पढ़ा देती हूँ, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर का है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपका सिर्फ इतना ही टॉपिक आ रहा है, डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो हम इसी में इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अशोका की जो डेथ है वो 232 BCE में होती है और उनकी डेथ के साथ ही मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन भी शुरू हो जाता है। उसके कई सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि अशोक के बाद जो भी सक्सेसर्स आए वो वीक थे या फिर वो काबिल नहीं थे गद्दी पर बैठने के। एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था और इतने बड़े एम्पायर को इनकैपेबल राजा जो उस वक्त बन रहे थे उनके लिए आसान नहीं था इसको संभाले रखना। और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से जो प्रोविंशियल वाइसराय होते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे और धीरे धीरे करके मौर्यन एम्पायर के अंडर में जितनी भी टेरिटरीज आती थी उन सारी टेरिटरीज ने अपने आप को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बना लिया। मौर्यन एम्पायर की आर्मी भी बहुत बड़ी थी। जैसे जैसे उनकी टेरिटरी कम होती जा रही थी तो इतनी बड़ी आर्मी का रख रखाव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और धीरे धीरे उनका जो धन कोष था वो ख़त्म होता चला गया। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से मौर्यन एम्पायर जो है वो वीक होता चला गया। आखिरी मौर्यन रूलर बृहद्रथा को जो पुष्यमित्रा सुंगा है जिन्होंने सुंगा डायनेस्टी की शुरुआत करी उसने मार डाला। और बृहद्रथा की डेथ के साथ ही जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही ग्लोरियस चैप्टर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा था मौर्यन एम्पायर के रूप में वो ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया।